जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2021 एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब जैसा कि हमने देखिए 2023 वाले वीडियो में डिस्कस किया था, 2022 वाले में किया था, और वही सेम चीज़ मैं आपको 2021 में भी बता रहा हूँ कि डायरेक्टली आपको वीडियो के सॉल्यूशंस नहीं देखने हैं। सबसे पहले आपको जो अनसॉल्व्ड PDF मैंने प्रोवाइड किया है उसे आपको देखना है। तो आपको जाके अनसॉल्व्ड PDF का प्रिंट आउट निकालना है, उसे खुद से पहले सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी 100 क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उसमें जो भी मास्टर वीडियो सेशंस में मैंने जो भी टिप्स एंड टेक्निक बताई है किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो सारा देखने के बाद, सारा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपको फिर आना है वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए। और वीडियो सॉल्यूशन में जो भी मैं वैल्यू एडेड पॉइंट्स बताऊंगा, प्लस जो भी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, प्लस जो भी अप्रोच हम डिस्कस करेंगे, वो आपको यहाँ पे नोट डाउन करके रखना है। देखिए यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स ने मुझे खुद से मैसेज भी किया था। तो यहाँ पे देखिए जितना वैल्यू एडिशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उतना मोर देन सफिशेंट है। यहाँ पे और ज़्यादा ड्वेल डाउन करने की ज़रूरत नहीं किसी ऑप्शन में, क्योंकि 100 क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन इज इक्वल टू 400 चीज़ें, और 400 चीज़ों की अगर दो दो लाइन भी याद रखोगे तो 800 लाइन हो जाएगी। ठीक है, हमें टोटल करने हैं 11,000 प्लस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही सफिशेंट है। आप बस यहाँ पे जो है टेक्निक समझिए किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, वो आप यहाँ से समझिए। स्वैपिंग टेक्निक आप यहाँ से अच्छे से समझिए, कैसे रिस्क लेना है, कौन से क्वेश्चन में रिस्क नहीं लेना है, वो चीज़ें आप यहाँ पे मास्टर करिए। तो आई होप आपको ये प्रोसेस यहाँ पे समझ आ चुका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्टिंग ही इकोनॉमी के क्वेश्चन से हुई है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 2 3, 1 3 एंड 1 2 3। तो हमारा जो टेक्निक है यहाँ से हम थर्ड से पढ़ना चालू करते हैं। कहता है गवर्नर ऑफ RBI ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम RBI एक्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि सेबी का जो चेयरमैन है वो अपनी पावर RBI एक्ट से देता है, नहीं। सिंपल सी बात कह रहा है, जो कि अगर आपने सीरियसली इकोनॉमी अगर पढ़ रखे ना, तो RBI एक्ट और गवर्नर ऑफ RBI, कोई भी यहाँ पे डाउट हमें नहीं होना चाहिए। सेकेंड देखिए, सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द RBI इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये देखिए जब उर्जित पटेल और सेंट्रल गवर्नमेंट की जब कंट्रोवर्सी हुई थी आज से 2-3 साल पहले, तब ये हॉट टॉपिक था। ओके, अभी 2021, अभी 2024 का हम प्री देने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहले 3 साल पुरानी बात हो चुकी है, और 2020-21 में ये कुछ न्यूज़ में था। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे। फिर कहता है गवर्नर ऑफ RBI इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इन तीनों में से देखिए सबसे ज़्यादा सही हमें कौन सा लग रहा है। ठीक है, अब मुझे अगर पूछोगे आप, और अगर आपने थोड़ा भी यहाँ पे इकोनॉमी को सीरियसली पढ़ा है, तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे सीधा सीधा हमें सही लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मास्टर वीडियो सेशंस को याद करिए, कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी हमने पूरा पढ़ लिया। क्या कहीं पे भी आपको वहाँ पे RBI का मेंशन मिला कि RBI एक बॉडी है, ऐसा कुछ तो भी मेंशन मिला हमें? तो देखिए इस तरीके से कोई डायरेक्शन वाली बात तो हुई नहीं है। और यहाँ पे देखिए एग्जामिनर ने हिंट कैसे दिया, यहाँ पे बात करिए RBI एक्ट की। देखिए मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मोटे मोटे प्रोविजंस होते हैं, फिर देखिए यहाँ पे एक्ट्स बनते हैं इसके रिगार्डिंग, उस एक्ट्स में कुछ चीज़ें डिटेल होती है, फिर कुछ रूल्स बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, इसमें और डिटेल तरीके से जो है चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हिंट उन्होंने पहले दिया कि RBI एक्ट है यहाँ पे। और ये जो है ना दोस्तों, सर्टन प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए RBI एक्ट। यहाँ पे अगर ये RBI एक्ट होता तो ये सही होता, बट अभी ये गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चीज़ लिखी नहीं गई है। तो यहाँ से समझिए कैसे एग्जामिनर ने इनडायरेक्टली हिंट देना चाहता था हमें। तो पब्लिक इंटरेस्ट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है एज पर RBI एक्ट। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, द गवर्नर, अब देखिए जैसे सेकंड हमने गलत माना, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है या नहीं इसकी बात हो रही है, और ये हमारा एक डाउटफुल स्टेटमेंट होता है, हर बार हमने देखा। दो हटाइए, दो हटाइए, दो हटाइए, आंसर आ गया 1 एंड 3। गवर्नर ऑफ RBI इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एकदम करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगर हम RBI का स्ट्रक्चर समझे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एक होता है गवर्नर, और उनके साथ होते हैं यहाँ पे नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर। तो ये याद रखिए, ठीक है, नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर। तो एक गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, 1 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इतना ही इसमें याद रखना है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा, थोड़ा टफ में कहूँगा, कैजुअल वर्कर्स के बारे में, कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया।
कह रहा ऑल द कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। फिर देखिए ऑल द कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। द गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शाल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे यूपीएससी ने अपना आंसर अलग ही दिया, सारे कोचिंग्स एक्सपर्ट्स का आंसर अलग था। ठीक है, अब ऐसा क्यों था थोड़ा हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो यूपीएससी ने आंसर दिया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो है हमारा बी ऑप्शन, 2 and 3 इज़ करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट, ये अगर हम लॉजिक लगाते ओनली वाला तो ये गलत मान लेते और आंसर ए टिक करते हैं यहाँ पे, बट ये चीज़ यहाँ पे फेल हो जाती है दोस्तों। तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि जो मास्टर वीडियो सेशन की टेक्निक है हर जगह पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, कहीं कहीं पे जो है इसका एक्सेप्शन हमें मिलेगा, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन उसी टाइप का था। और ये जब तक ऑफिशियल की नहीं आई थी तब तक इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे डाउटफुल कैटेगरी में फिक्स था ही वो। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं हम। देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल द कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। देखिए ये हम डीपीएसपी में पढ़ते कि कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए जितना आप काम करोगे उतना आपको जो है यहाँ पे पैसा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट देखिए ऑल कैजुअल वर्कर आर एंटाइटल टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज, ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे हर कैजुअल वर्कर को ये नहीं मिलता है, एज पर यूपीएससी के ऑफिशियल की ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। और थर्ड देखिए गवर्नमेंट कैन, देखिए कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शाल पे ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट, ये किस लिए दोस्तों, ये है टू मॉनिटर द पेमेंट। यहाँ पे मॉनिटर करना है पेमेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये जो दो चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो दो चीज़ें हैं ये अंडर प्रोविडेंट फंड एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट जो 1952 का, उसके अंदर ये चीज़ें जो है मेंशन है, ये दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आंसर है 2 and 3। इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये वही उस टाइप का क्वेश्चन है जो कि अगर तुम्हारा आंसर लग गया तुक्का तो लग गया, नहीं तो यूपीएससी ही अपना वर्डिक्ट इन द एंड यहाँ पे देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके था। तो ये देखिए यहाँ से हमें पता चला कि एक डाउटफुल कैटेगरी का क्वेश्चन था, जब तक आंसर की नहीं आई थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटीज थी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अब दे यूपीएससी ने क्लियर कर दिया, 2 and 3 इज़ करेक्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला, कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है, अब सबसे पहले तो इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है, उसके बाद देखिए इसमें क्या चीज़ें यहाँ पे करनी है, ये सारे कंसेप्ट हमें यहाँ पे जो है क्लियर करने हैं अभी हमारे। ठीक है, क्योंकि क्या होगा जब तक हमें ये कंसेप्ट नहीं पता होंगे तो हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब रिसेशन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर होते हैं, ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर में अगर हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है, अगर हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव रहता है तो ये इकोनॉमिक रिसेशन कहलाता है। तो आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे कि निगेटिव ग्रोथ रेट अगर होता है सब्सिक्वेंटली 2 क्वार्टर में तो हम रिसेशन की तरफ जाते हैं। जब कोविड आया था तो ये बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ में चला था। अब देखिए रिसेशन में क्या होता है, रिसेशन में क्या होता है, लोगों के पास जो है पैसा कम हो जाता है, लोगों के पास जो है पैसा कम हो जाता है। अब पैसा कम हो जाता है तो यहाँ पे डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, डिमांड कम हो जाती है तो यहाँ पे जो इन्वेंट्री है वो बढ़ जाती है दुकानों में, क्योंकि जो खरीदी है ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, मार्केट में जो है स्लो डाउन एक तरीके से आ जाता है, स्लो डाउन आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि अब समझिए ये फंडा हमने समझ लिया क्या हो गया। स्टेप मोस्ट लाइकली बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, मतलब इस इकोनॉमिक रिसेशन से हमें लड़ने के लिए कौन सा स्टेप यहाँ पे लिया जाएगा। अब इस साइकिल को समझिए, पैसा कम हो चुका है तो अब इसको अगर हमें टैकल करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, पैसा बढ़ाना पड़ेगा। अब पैसा बढ़ाओगे, पैसा कैसे बढ़ेगा, ठीक है, पैसा इस तरीके से बढ़ेगा या तो लोगों को लोन जो है वो ईजिली प्रोवाइड कर दो। अब ईजिली लोन प्रोवाइड कैसे होगा, ईजिली लोन तब प्रोवाइड होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं क्यों लोन लूँगा, वही अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा तो मैं भर भर के लोन लूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। तो पहली बात क्या करनी है हमें, लोन ईजिली प्रोवाइड करने के लिए क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमें कम कर देना है। और दूसरा देखिए, अगर मेरे पे 50% अगर टैक्स है, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरी कमाई का आधा हिस्सा तो गवर्नमेंट ले रही है तो मेरे पास पैसा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगा, इस टैक्स को कम कर देगा। इससे क्या होगा, मेरे पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो मैं खर्चा ज़्यादा करूँगा। तो देखिए टैक्स कम कर देंगे रिसेशन में और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब इन दो चीज़ों को हमने समझ लिया, अब ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कट द टैक्स रेट। ठीक है, ये तो सही बात है। अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, नहीं भाई, इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो लोन मैं लूँगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ये देखिए
इंक्रीज इन टैक्स रेट, ये तो ऐसे ही गलत हो गया, अब टैक्स रेट बढ़ जाएगा तो मेरे पास पैसा कम हो जाएगा। रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट सही है, बट ये गलत हो गया। कहता है इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, और नेक्स्ट कहता है कि इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन, रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। अब देखिए टैक्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों के कंटेक्स्ट में हमने समझा। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक प्रोजेक्ट क्या होता है। पब्लिक प्रोजेक्ट यानी कि बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता है। जैसे कि बोला जाएगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर इतने किलोमीटर की रोड बनाई जाएगी, इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड हम जो है अलोकेट कर देंगे। इससे क्या होगा, फंड अलोकेट होगा तो यहाँ पे लेबर जो है वो लगेंगे, यहाँ पे जो इंजीनियर्स जो है इनकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा जो है गुड्स एंड मटेरियल यहाँ पे जो खरीदी करे जाएंगे। तो जब ये खरीदी होगी तो पैसा यहाँ पे क्या होगा, खर्चा करा जाएगा, और जब पैसा खर्च होगा तभी तो यहाँ पे जो है रिसेशन जो है हमारा नॉर्मल ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा, निगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। तो देखिए जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, रिडक्शन यहाँ पे गलत है। तो देखिए तीन कंसेप्ट हमारे रेडी हो गए। इकोनॉमिक रिसेशन में क्या करना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंटेक्स्ट में, टैक्स के कंटेक्स्ट में, और इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के कंटेक्स्ट में। अब अगर क्वेश्चन आता है मेंस में कि इकोनॉमिक रिसेशन अगर आता है तो इसके लिए क्या स्टेप्स देने चाहिए, तो ये तीन स्टेप हम यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट और जो हमने ऑप्शंस यहाँ पे डिस्कस करे वो आपको समझ आ चुके होंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। हमारा जो लॉजिक है प्लस किस तरीके से इकोनॉमी हमें पता है ये यहाँ पे चेक होता है। देखिए 4 स्टेटमेंट है, और देखिए 4 1 2 3 4 तो होगा नहीं, तो है भी नहीं यहाँ पे। देखिए एट मैक्स 3 सही है और एटलीस्ट 2 सही है, ठीक है। अब देखते हैं हम ऊपर क्या कह रहा है, अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, मतलब बाकी चीज़ें जो है कुछ चेंज होगी नहीं। मार्केट में जो डिमांड है ऑफ अ गुड माइट इंक्रीज इफ, ठीक है। अब मार्केट में जो डिमांड है उस पर्टिकुलर गुड की इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीज होगी ऐसे बोल रहा है। बाकी चीज़ें जब यहाँ पे सेम रहेगी और डिमांड कैसे इंक्रीज होगी। अब जैसा कि हमारा यहाँ पे लॉजिक है, फोर्थ से पढ़ते हैं। अब ये पर्टिकुलर देखिए एक डिमांड है आईफोन की, ठीक है। अब आईफोन की डिमांड है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इंक्रीज़ कैसे होगी आईफोन की डिमांड। अब हम सबको पता है भाई आईफोन तो बहुत महंगा फ़ोन आता है, 13 14 15 जो भी है। तो जब इसकी प्राइस फॉल होगी, जैसा बिग बिलियन डे पे हमने देखा था, जब इसकी प्राइस फॉल होती है तब आईफोन की जो डिमांड है बढ़ जाती है, यानी कि इट्स प्राइस फॉल, तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। अच्छा ठीक है, 4 तो सही लग रहा है मुझे। अब जब 4 मुझे सही लग रहा है तो मैं देखता हूँ कि फोर्थ ऑप्शन कहाँ कहाँ पे है। चलो फोर्थ ऑप्शन 3 में है, मैंने एक हटा दिया। इस तरीके से आपको सोचना है, फर्स्ट से कभी नहीं पढ़ना है, फोर्थ से पढ़ लिया तो एक ऑप्शन तो हटा दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्या कहता है, अ गुड इज इन्फेरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। अब इसको समझिए, इन्फेरियर गुड क्या होता है। इन्फेरियर गुड होता है देखिए केरोसिन, एक हमारा इन्फेरियर गुड है। अगर देखिए इनकम बढ़ता है किसी भी हाउस होल्ड का, तो वो जो है अपनी चॉइस जो है वो हायर लाइफ स्टैंडर्ड वाली लेगा। अगर 50 करोड़ मेरे अकाउंट में बैंक बैलेंस है तो मैं ऑडी और BMW से ही घूमूंगा, मैं क्यों अल्टो लूँगा यहाँ पे। तो समझ पा रहे हो आप, ठीक है। अगर अ गुड इज़ इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, यानी कि अगर मेरा इनकम अगर बढ़ रहा है तो मैं आईफोन से और महंगा फ़ोन लूँगा ना यहाँ पे। मैं थोड़ी यहाँ पे नोकिया का कोई जाके वो छोटा सा फ़ोन लूँगा यहाँ पे, नहीं कीबोर्ड वाला। तो ये क्या कह रहा है, हमें इंक्रीज इन डिमांड की बात हो रही है। यहाँ पे कह रहा है इफ़ अ गुड इज़ इन्फीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो वो क्यों इस पर्टिकुलर जो चीज़ है, जैसे अगर यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में अगर हम समझे तो आईफोन अगर एक इन्फीरियर गुड है, ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मेरा अगर इनकम बढ़ता है तो मैं आईफोन से भी महंगा जो फ़ोन है वो लूँगा यहाँ पे। वैसे है नहीं आईफोन इन्फीरियर गुड, ठीक है, बट यहाँ पे समझना है क्योंकि हमें एक यहाँ पे एक पर्टिकुलर गुड के कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा है। तो ये थर्ड वाला तो मुझे कुछ यहाँ पे हजम नहीं हो रहा है कि अगर ये चीज़ इन्फीरियर हो, मेरा इनकम अगर बढ़ रहा है तो मैं यहाँ पे सुपेरियर गुड की तरफ जाऊँगा ना, जो प्राइम गुड होंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट एंड सेकंड देखिए यहाँ पे, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, ठीक है। अब प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इसे समझिए थोड़ा, ठीक है। अब सब्सटीट्यूट क्या होता है, टी एंड कॉफ़ी ये दोनों सब्सटीट्यूट है, एंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए दोस्तों जो टी एंड शुगर है हमारा ये कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब अगर चाय का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो हम शुगर तो लेना ही पड़ेगा हमें, और अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो हम कॉफ़ी पी सकते हैं, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो हम टी पी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अभी समझिए इसे, इन चारों में से मुझे सबसे ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है, तो वो है 4, और सबसे ज़्यादा गलत मुझे कौन सा लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा गलत मुझे लग रहा है 3। तो चलिए 3 हटा के देखते हैं, 3 गया, 3 गया, 3 गया, ठीक
4 हमने देखा था कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। अब देखिए बचा हमारे पास 1 एंड 4, सीधा आंसर तक हम पहुंच गए। देखिए एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि आपको चारों के चारों ऑप्शन पता हो, वो बस चाह रहा है। अब देखिए सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट, इन्हें समझने में हमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बट देखिए इन दोनों में से कोई भी एक ही हमारे आंसर में आता, तो यहाँ पे देखिए आंसर आ गया हमारा 1, कि सब्सटीट्यूट अगर इंक्रीज करता है तो देखिए यहाँ पे जो गुड है इसका जो है डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं चाय प्रेमी हूँ, ठीक है, चाय प्रेमी हूँ, तो यहाँ पे अगर कॉफ़ी की प्राइस अगर और ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर टी की प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाती है तो ही मैं शिफ्ट करूँगा कॉफ़ी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सब्सटीट्यूट इंक्रीज होगा तो ही यहाँ पे चीज़ें चलेगी। कॉम्प्लीमेंट यानी कि अब टी अगर मुझे पीनी है और शुगर का अगर प्राइस बढ़ा तो मुझे पास यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, टी एंड शुगर साथ में ही जाएंगे। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे जो मार्केट में जो गुड़ की डिमांड है इंक्रीज़ नहीं करेगी। तो ये फंडा आप समझिए, यहाँ पे कोई हमारा बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल या फैक्चुअल नॉलेज चेक नहीं हो रहा है। एक सिंपल मार्केट का जो डिमांड सप्लाई वाला पैटर्न है वो हम समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर वो भी नहीं समझ पा रहे तो क्या हम सिंपली ये वाला स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं और ये वाली चीज़ हम यहाँ पे जो है डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? अगर ये दो भी चीज़ें हमने समझ ली तो सीधा हम आंसर तक पहुँच रहे थे। और एग्जाम में मैंने इसी तरीके से सोचा था, इन दोनों पे ही खेला था और आंसर 1 एंड 4 आ गया था, ठीक है। थर्ड मैंने गलत माना, जैसे ही थर्ड गलत माना आंसर आ गया 1 एंड 4। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन हमारे जो है सॉल्व होंगे रियल एग्जाम में। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन और ये वाला जो कंसेप्ट हमने देखा ये समझ आ चुका होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है ये? विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड है। थर्ड से पढ़ते हैं और यहाँ पे करेक्ट पूछा है। दे वेयर ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट थ्रू अमेंडमेंट इन 1966। देखिए 1966 की बात हो रही है, 1949 के एक्ट की बात हो रही है। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। देखिए कैन वर्ड समझिए यहाँ पे, दे कैन इशू, ठीक है, वो कर सकते इशू, ऐसा बोल रहा है। मुझे नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में मैंने तो कोऑपरेटिव बैंक्स और उनका जो फंक्शन है नहीं पढ़ा था। फिर क्या कह रहा है? दे आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय स्टेट गवर्नमेंट। देखिए क्वेश्चन टफ कैटेगरी का है, अगर हमने इस चीज़ को नहीं पढ़ रखा है तो इतना डिटेल में हमें पता होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में 3 स्टेटमेंट आ गए, ठीक है। अब इन तीनों में देखिए सबसे ज़्यादा आपको प्रोबेबली कौन सा सही लग रहा है, ठीक है, कौन सा यहाँ पे प्रोबेबली आपको ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाला मुझे लग रहा है कि हाँ, दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। तो बैंक जो है शेयर यहाँ पे जो है इशू कर सकती है। तो चलिए सेकंड कहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो 2 ऑप्शन हमारे यहीं पे कट गए। समझ पा रहे हो आप स्टेटमेंट को? समझे? अगर हमें नहीं भी पता है तो भी हम 50-50 तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं, 50-50 तक पहुँच चुके हैं। अब बचा क्या हमारे पास? 2 3 एंड 1 2 3। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया? यहाँ से पता चला कि सेकेंड एंड थर्ड तो यहाँ पे हर हालत में सही है। मतलब ये जो है डाउट अगर हमें आता कि ये 66 की बात कर रहा है तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों ऐसे सही हो गए। अब बचा 1। इसके लिए देखिए स्टेट गवर्नमेंट है या यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर कौन है, ये हमें पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन को सही लाने के लिए। और देखिए अगर हम यहाँ पे अगर सिंपली स्वैपिंग वाला रूल अगर आपको यहाँ पे याद आ जाता और स्वैपिंग वाली चीज़ अगर हम लगा देते तो यहाँ पे देखिए तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आरबीआई मॉनिटर करता है। देखिए ये जो कभी ऐसा आता ना कि इट इज़ सेटअप बाय, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ फॉर्म बाय, इट इज़ मेंटेन्ड बाय, रेगुलेटेड बाय, तो ये बाय के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी चीज़ आती है ना, ये मोस्टली गलत होती है। आप खुद मॉनिटर करिए। अभी हमने 2023 का पेपर देखा, 2021 का देखा। मैं ऐसा नहीं कहता कि 10 आउट ऑफ 10 टाइम होगा, नहीं, लेकिन 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये चीज़ होती है, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में हम कुछ नहीं आता वहाँ पे तो हम ये चीज़ जो है लगा ही सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा गलत हो गया। बचा हमारे पास 2 एंड 3 और यही हमारा आंसर है। और ये इक्विटी शेयर ये क्यों आते हैं दोस्तों? टू ऑगमेंट द फंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंड्स है उन्हें ऑगमेंट करने के लिए यहाँ पे जो है हम इस चीज़ को देखते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों आया था? तो ये आया था देखिए दोस्तों, जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था ना, इसमें जो घपला हुआ था, जो घोटाला हुआ था, तब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था। और यहाँ पे देखिए आरबीआई ने जो है सारा जो कंट्रोल है कोऑपरेटिव बैंक्स का अपने पास अभी ले लिया है। अभी कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है? तो ये देखिए चीप क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, किसे? जो रूरल एरिया के लोग हैं उन्हें, ठीक है। तो रूरल मासेस को जो यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में लाने का काम करती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। याद रखिएगा ये आरबीआई है यहाँ पे। बाकी ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। ये स्टेटमेंट कोई रटने की ज़रूरत नहीं, बस देख लीजिए इसे और किस तरीके से हम जो है 50-50 तक पहुँच सकते हैं, ये चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए। फिर भी थोड़ा क्वेश्चन जो है यहाँ पे टफ है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है ये?
इंडियन गवर्नमेंट का जो बॉन्ड यील्ड है, ठीक है, बॉन्ड यील्ड जो है इसे भी हम समझेंगे अभी। बॉन्ड यील्ड इज इन्फ्लुएंस बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें आपको बॉन्ड यील्ड अगर पता भी नहीं है ना तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर आपने PYQs को अच्छे से एनालाइज अगर यहाँ पे कर रखा है तो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है, एक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस फेड रिजर्व। अब इस एक्शन में ये नहीं बोला कि उन्होंने अपने जो है रेट बढ़ाए हैं या घटाए, कुछ भी नहीं बताया। एक्शंस ऑफ RBI, अब RBI के कितने प्रकार के एक्शन है आपको भी पता है। इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, तो इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे भी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं बताई गई है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम जो हमारा वाइडर कैनोटेशन वाला होता है कि इकोनॉमी में कोई चीज़ हो रही है तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस कर सकती है, अगर सिंपली ये वाला रूल अप्लाई करते तो यहाँ पे 1 2 3 हमें आंसर टिक करना था, यहाँ पे हमें एक्सेप्शंस पे नहीं जाना था या ज़्यादा यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं करनी थी, सीधा 1 2 3 मारना था। बॉन्ड यील्ड पता है नहीं पता है तो भी कुछ घंटा फ़र्क यहाँ पे हमें नहीं पड़ जाता कि बॉन्ड यील्ड क्या है, ये सारी चीज़ें। अगर यहाँ पे कुछ और भी लिखा होता एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय, तो ये सबसे इन्फ्लुएंस होता ही है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी अभी कनेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये बॉन्ड यील्ड हम थोड़ा समझते हैं, बॉन्ड यील्ड क्या होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों दो चीज़ें होती है, अभी हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में। एक होता है बॉन्ड प्राइस, ठीक है। बॉन्ड प्राइस क्या होता है, लेट से मैंने 100 रुपये में यहाँ पे जो है शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। अभी 2 साल बाद क्या होता है, ठीक है, 2 साल बाद क्या होता है, मुझे इस पर 120 रुपये मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडिशनल प्लस 20 रुपीज़ हो गया ना दोस्तों, ये क्या है, ये है मेरा बॉन्ड यील्ड, ठीक है, ये है मेरा बॉन्ड यील्ड। तो यहाँ पे देखिए अगर ये मेरा बॉन्ड प्राइस अगर 80 रुपये होता और मेरा प्रॉफिट अगर यहाँ पे 120 होता तो मेरा बॉन्ड यील्ड कितना आ जाता दोस्तों, यहाँ पे 40 रुपये। तो यहाँ से आपको क्या समझ रहा है, यहाँ से सिंपली समझिए, ज़्यादा PhD मत करिए, सिंपली समझिए कि जो बॉन्ड प्राइस होता है, ठीक है, या फिर जो हमारा बॉन्ड यील्ड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, बॉन्ड प्राइस का, ठीक है। जितना कम यहाँ पे बॉन्ड प्राइस उतना ज़्यादा यहाँ पे जो है बॉन्ड यील्ड होता है, ये इन्वर्स रिलेशन होता है, इतना यहाँ से आप समझ लीजिए, ठीक है। तो बस यही फंडा हमें पता होना चाहिए, ज़्यादा यहाँ पे हमें जो है डेफिनेशन में नहीं घुसना है कि बॉन्ड प्राइस क्या होता है, बॉन्ड यील्ड क्या होता है। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि जिस प्राइस पे हम शेयर खरीदेंगे वो बॉन्ड प्राइस, और उस पर जो भी रिटर्न हमें मिलेगा वो होता है हमारा बॉन्ड यील्ड। जितना कम होगा बॉन्ड प्राइस उतना ज़्यादा होगा हमारा बॉन्ड यील्ड। और इसे कौन से फैक्टर जो है यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, तो ये तीनों फैक्टर यहाँ पे जो है इसे इम्पैक्ट करते हैं। तो इतना ही हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जानना था। इसमें अभी एक्शंस हमें नहीं समझने कि फेड रिजर्व में क्या होगा तो क्या होगा। देखिए 2023 में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आए थे, तब हमने भी ये फंडे जो है वहाँ पे भी अच्छे से समझे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये जैसे 2022 में एक रियल सेक्टर वाला क्वेश्चन आ गया था ना, उसी टाइप में ये थोड़ा सा यहाँ पे पूछ दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन FDI। देखिए 4 चीज़ें हैं, कहीं भी ऑप्शन में हमें 1 2 3 4 तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एट मैक्स देखिए एक सही है, ठीक है, एट लीस्ट एक सही है और एट मैक्स 3 सही है। अब यहाँ पे देखिए नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन एंड फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। कहीं सुना है क्या आपने ये कन्वर्टिबल बॉन्ड्स? याद करिए, दिमाग पे थोड़ा जोर लगाइए। याद आया 2022 का पेपर, 2022 का पेपर, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, इस पे 2 स्टेटमेंट्स आए थे कि वो कन्वर्ट हो सकते इक्विटी टू शेयर, और यहाँ पे जो है जो इसका जो थोड़ा जो रिटर्न है यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन देता है आपको कन्वर्ट करने का। आई होप ये याद आ चुका होगा आपको। तो देख रहे हो आप 2021 के एक पेपर में जो ऑप्शन के बीच में ये वर्ड था, इसको उठा के UPSC ने क्वेश्चन पूछ दिया। आई होप आप यहाँ पे कनेक्ट कर चुके होंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसका आंसर है हमारा 1 2 3। क्वेश्चन मैं थोड़ा टफ कहूँगा क्योंकि हमें पता होना चाहिए FDI में यहाँ पे क्या इंक्लूडेड है और क्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स है, अब ये कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या होता है, तो 2022 के पेपर में हमने डिटेल में देखा। फिर भी देखिए ये बॉन्ड जो है ये इशू करे जाते हैं यहाँ पे फॉरेन करेंसी में, ठीक है। फॉरेन करेंसी में नाम ही यहाँ पे दिख रहा है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, ठीक है। और ये किस लिए होता है, टू रेज द मनी, ठीक है। कहाँ से मनी रेज करेंगे, फ्रॉम फॉरेन मार्केट। और ये देखिए यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम इन बॉन्ड को, किस में,
इक्विटी में। अब बॉन्ड इक्विटी में मैंने आपको बताया था बॉन्ड क्या होता है दोस्तों, ये एक तरीके से लोन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमें इस पर इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, हमें प्रॉफिट हो लॉस हो कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बट इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में क्या होता है, हम यहाँ पे ओनर होते हैं और यहाँ पे जब प्रॉफिट होगा तभी हमें जो है यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, अगर लॉस होगा तो यहाँ पे लॉस में भी हमें जो है इसका जो है शेयर देना पड़ेगा। तो ये होता है बॉन्ड एंड इक्विटी, ठीक है। तो ये है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विथ सर्टेन कंडीशन, करेक्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है, ये भी यहाँ पे सही है। और ये जो तीनों चीज़ें हैं दोस्तों, ये पार्ट है हमारे कैपिटल अकाउंट का। अब देखिए कैपिटल अकाउंट जो होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इसके ये पार्ट्स हैं, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो है तीनों चीज़ें ये हमारी नॉन डेट क्रिएटिंग है। देखिए एफडीआई क्या होता है दोस्तों, अब एक बारी 2020 के प्री में एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एफडीआई को डिफाइन करने के लिए बोला था। और एफडीआई क्या होता है दोस्तों, ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल होता है। मतलब अगर एफडीआई आती है तो हमारे ऊपर यहाँ पे कोई कर्जा नहीं होता है, वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ लेके आता है, कैपिटल लाता है, नई टेक्नोलॉजी लेके आता है, ठीक है। तो एफडीआई क्या होता है, नॉन डेट क्रिएटिंग जो है हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, नॉन डेट क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए हम परचेस करते हैं, क्या परचेस करते हैं, शेयर, ठीक है, ऑफ फॉरेन कंपनी। तो यहाँ पे देखिए शेयर ऑफ फॉरेन कंपनी इज परचेज बाय बैंक्स, तो इसे कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो इसे ज़्यादा जो है आप डिटेल में मत जाइए, इतना जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही यहाँ पे जो है हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पे थोड़ा एक चार्ट देख के हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट बाय एफआईआई, फिर देखिए इन्वेस्टमेंट इन जीडीआर, एफडीआर, ठीक है, एंड फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये थोड़ा जो है चार्ट आप यहाँ पे लिख लेंगे। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो होली ओन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एक्विजिशन। पोर्टफोलियो में क्या होता है, तो एफआईआई, ठीक है, जीडीआर, एफडीआर, ये सारी चीज़ें। तो ये थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, क्या पता अगले किसी एग्जाम में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या बना यहाँ पे 1 2 3। थोड़ा इसके बारे में हमने जान लिया, ठीक है। क्वेश्चन टफ कैटेगरी का था बट ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला गया है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है ये देखिए, इफेक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इट नेसेसरीली, देखिए वर्ड क्या यूज़ हुआ है, नेसेसरीली वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब होना ही चाहिए, कैन बी वर्ड नहीं हुआ है यहाँ पे, कैन बी वर्ड यूज़ नहीं हुआ, नेसेसरीली वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले डीवैल्यूएशन क्या होता है, तो ये समझ लेते हैं। डीवैल्यूएशन क्या होता है, यहाँ पे आरबीआई इसे डेलिबरेटली करता है दोस्तों, ठीक है। आरबीआई यहाँ पे मार्केट में डेलिबरेटली जो हमारी करेंसी है इसकी वैल्यू को कम करता है, यानी कि अभी 50 रुपये में अगर $1 मिल रहा है तो डीवैल्यूएशन करना मतलब क्या, 70 रुपये में $1 मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी करेंसी की वैल्यू हम कम कर देते हैं। डीवैल्यूएशन यानी जब आरबीआई करता है, डिप्रिसिएशन यानी जब वो मार्केट फोर्सेस से यहाँ पे होता है, डिप्रिसिएशन यानी कि जब वो मार्केट फोर्स से अपने आप हो रहा है, ठीक है। बट डिवैल्यूएशन में क्या है, यहाँ पे आरबीआई अपना जो है अपनी टांग फंसा रहा है, ठीक है। तो इट डिप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ आवर लोकल करेंसी। अब देखते क्या होगा, डिवैल्यूएशन होगा तो क्या होगा। अब देखिए ये वाला याद रखिए, $1 50 का था, डिवैल्यूएशन हो गया $1 70 का हो गया, तो क्या हो सकता है, नेसेसरीली। थर्ड से पढ़ते हैं, इट इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस हमारा जो है, जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये इंप्रूव हो जाएगा, ऐसे कह रहा है नेसेसरीली, ठीक है। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है रूपी, इसकी फॉरेन वैल्यू जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ऐसे कह रहा है, ठीक है। एंड फर्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इम्प्रूव्स द कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब भी रूपी डिवैल्यूएट होता है तो हमने बेसिक इकोनॉमी में जिस भी टीचर से आपने पढ़ा होगा, हमने ये देखा होगा कि जो हमारे एक्सपोर्ट है, जब भी हमारा जो रूपी है वो गिरता है यानी डिप्रिशिएट होता है, तो एक्सपोर्ट जो है वो हमारे यहाँ पे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉम्पिटेटिवनेस हमारी बढ़ती है। ये बेसिक हमें जो है यहाँ पे सिखाया गया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कौन से ऑप्शन में इस चीज़ की बात हुई है, ठीक है, कौन से ऑप्शन में इस चीज़ की बात हुई है, तो यहाँ पे देखिए इंप्रूव द कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन फॉरेन मार्केट। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे 100% करेक्ट है कि ये नेसेसरीली होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इसके पीछे भी रीज़न समझ लीजिए, ऐसा नहीं हवा में याद रखना है। जब डिवैल्यूएशन होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल मार्केट में चीपर हो जाएगा दोस्तों, चीपर हो जाएगा। अगर चाइना से आने वाली चीज़ अगर कोई महंगी मिल रही है और हमारी चीज़ अगर यहाँ पे सस्ती हो रही है ड्यू टू डिवैल्यूएशन,
तो हमारा जो है कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड देखिए, इंक्रीज इन द फॉरेन वैल्यू, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ था और अभी $1 इज इक्वल टू 70 रुपये है। तो सिंपली हमें क्या पता चल रहा है, इंक्रीज इन द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी नहीं हुआ है दोस्तों, यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है समझिए, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो ये नेसेसरीली नहीं हुआ। ट्रेड बैलेंस, अब देखिए ट्रेड बैलेंस में देखिए एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ये दो चीज़ें होती है। अब हमने पहले स्टेटमेंट से देखा कि एक्सपोर्ट हमारे कॉम्पिटिटिवनेस हो जाएंगे, बट इंडिया में हम कितना सारा इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे कोई इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन है नहीं है, इंडिया के बारे में ही नहीं पूछा, पूरे वर्ल्ड लेवल पे पूछा है ये। ठीक है, इंपोर्ट में हम देखें यहाँ पे ऑयल इंपोर्ट करते हैं, किसी और कंट्री जो है वो कोई अनाज इंपोर्ट करती होगी, तो क्या पता यहाँ पे जो है इंपोर्ट उनका ज़्यादा हो जाता होगा और एक्सपोर्ट यहाँ पे कम होता होगा, तो ट्रेड बैलेंस कैसे इंप्रूव होगा। तो इट इज़ नॉट नेसेसरीली, ठीक है, नॉट नेसेसरीली, तो ये नेसेसरीली नहीं होता है, ये तो हमने देख ही लिया गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बचा, आंसर बचा हमारा 1 ओनली। और देखिए 2021 में ही यूपीएससी ने हिंट दे दिया था कि बाबू मैं ऐसे कुछ ऑप्शंस बनाऊंगा, 1 ओनली, 1 एंड 2, 3 एंड 2 एंड 3। तो समझ रहे हो आप, उसने बोला बेटा बाबू समझ लो यहाँ पे कि इस तरीके से जो ऑप्शंस आएंगे। और 2022 में हमने देखा भी कि ऑप्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है टफ हो गए थे हमारे। पहले क्या होता था, सिंपल ऑप्शंस आ जाते थे, एक हटाओ आंसर पाओ, बट 21 में उन्होंने झलक दे दी कि हम ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी करेंगे तो इससे आपको जो है तकलीफ होने वाली है, जो कि हुई। तो अभी हमने जो है यहाँ पे डिवैल्यूएशन, उसका कंसेप्ट, वो सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पे सीख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और एक चीज़ जो एग्जामिनर ने हमें बताई, समझिए इस चीज़ को। हमने हमारे बेसिक नॉलेज से पता किया कि एक तो सही है कि डोमेस्टिक एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, और सेकंड देखिए हमने देखा कि ट्रेड बैलेंस इंप्रूव होगा या नहीं। देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ पे इंप्रूव होगा, तो हमें लग सकता है कि 1 एंड 3 साथ में जा सकते हैं, बट एग्जामिनर देखिए आपका बेस्ट फ्रेंड कैसे है, उसने यहाँ पे 1 एंड 3 ऑप्शन साथ में दिया ही नहीं, 1 एंड 3। तो ऐसे भी एग्जामिनर इनडायरेक्टली हमें हेल्प करता है कि जब हम चीज़ों को इस तरीके से सोच लेते हैं कि अच्छा अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो चलो ट्रेड भी बढ़ता होगा, तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो यहाँ से वो हमें इनडायरेक्टली हिंट देना चाह रहा है कि बेटा थर्ड जो है गलत है, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों आएंगे। तो ये हिंट्स आपको यहाँ पे जो है पहचाननी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए स्टार्टिंग में इकोनॉमी के क्वेश्चन होने के कारण है ना डिस्कशन थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन रिलेटिवली ईजी होते हैं, बट इकोनॉमी में हमें कंसेप्ट को समझना है। मुझे बस यहाँ पे जल्दी में आपको जो है क्वेश्चन समझा के आगे नहीं भागना है, आपको समझाना है कि आप पेपर में सही करके आओ क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आया था दोस्तों 2021 में, फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी, इट हैज़ बीन मेन कॉज ऑफ, देखिए मेन कॉज है ये चिंता का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्यों, ब्लैक मनी, शिवाजी द बॉस मूवी, क्यों यहाँ पे जो है मेन कॉज है। अब मेन कॉज पूछा है। ठीक है, अब जब रियल एग्जाम में मैंने ये पेपर अटेम्प्ट किया था तो मैंने देखा, चलो डी से पढ़ते हैं, बड़े बड़े ऑप्शन है, चलो लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, ठीक है, हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पे लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, क्या ये एक मेजर रीज़न है वरी करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ब्लैक मनी से डरने का, क्या ये एक रीज़न लग रहा है हमें कि रीजनलिज्म यहाँ पे बढ़ जाएगा। एंड पॉलिटिकल पार्टी को लार्ज डोनेशन, देखिए एम्बिगुअस ऑप्शंस कैसे बनते हैं, इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये क्वेश्चन ऐसा है आपकी अंडरस्टैंडिंग से ही सॉल्व हो जाएगा। देखिए पॉलिटिकल पार्टी, रीजनलिज्म। सेकंड देखिए इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड परचेस ऑफ प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी एंड गोल्ड, ये होता है। ठीक है, ब्लैक मनी से ये चीज़ें होती है, बट यहाँ पे मेन कॉज पूछा है। फिर कहता है डाइवर्जन ऑफ रिसोर्स टू द परचेस ऑफ रियल इस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। अब यहाँ पे समझिए, अगर ये आंसर है तो ये क्यों नहीं हो सकता, समझिए इसको, कि अगर मुझे पैसा लगाना ही है, अगर मैं ज्वेलरी, स्टोन ये सब खरीद रहा हूँ, तो क्या मैं रियल इस्टेट भी खरीद सकता हूँ। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों भी सही हो सकते हैं ना, बट यहाँ पे क्या बोला, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि मेन कॉज क्या है, क्यों यहाँ पे वरी हो रही है। देखिए ये जो तीनों चीज़ें यहाँ पे बोली गई है, ये वेज है दोस्तों, ये कुछ वेज है टू हाइड द मनी फ्रॉम बैंक। बट ब्लैक मनी से मेन चीज़ क्या होती है, ब्लैक मनी मतलब क्या, कि हम यहाँ पे टैक्स नहीं दे रहे, सिंपल सी बात है, अगर टैक्स नहीं दे रहे हो, उसे छुपा रहे हो, तो ये ब्लैक मनी है। और ब्लैक मनी से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है, और लॉस ऑफ रेवेन्यू से ही तो सारे जो है टंटे यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। पैसा नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, स्टेट्स को पैसा नहीं दे पाओगे, स्टेट्स की जो पार्टी है यहाँ पे जो हो हल्ला करेगी, तो ये कॉज ऑफ वरी है दोस्तों। और एग्जामिनर ने भी कितना शानदार तरीके से ये जो
रियल जो ऑप्शन है वो यहाँ पे डी में फंसाया था। जब मैंने रियल एग्जाम में ये ऑप्शन जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मैं बी मार्क करने वाला था, बट जब सेकंड थॉट मैंने इसको दिया तब मैं डी के ऊपर शिफ्ट किया, क्योंकि मैंने सोचा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। ये रियल एग्जाम में बता रहा हूँ मैं 2 घंटे में, ऐसा नहीं कि आके बाद में देख रहा हूँ 50 चीज़ें और फिर आपको बता रहा हूँ, नहीं, रियल एग्जाम वाली बात बता रहा हूँ। मैंने भी ये सिलेक्ट किया था, बट बाद में जब एक लुक और दिया इसको तो डी के ऊपर मैं शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी। आई होप आपको ये चीज़ जो है पसंद नहीं, समझ आ गई हो। अब देखो यहाँ पे जो है बिल्कुल पीएचडी नहीं करने की कितना रुपये जो है वो ब्लैक मनी है, कितना करोड़ है, कहाँ पे है, किस बैंक में है, नहीं, इतना नहीं जाना। ये समझ लिया कैसे अटेम्प्ट किया, समझ लिया, आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीधा सीधा 2019 के पेपर से रिपीटेड है। कुछ इसमें ज़्यादा हमें जो है टेंशन लेने की बात नहीं है कि मोस्ट इन्फ्लेशनरी नेचर, इन्फ्लेशनरी यानी कि क्या, पैसा लोगों के हाथ में है। पैसा जब होगा बाबू भैया के पास तो पूरे मोहल्ले की जो लड़कियां हैं उनकी शादी करा देंगे, सबको एक एक कार गिफ्ट कर देंगे। फिर हेरा फेरी का डायलॉग है उनका कि जब उनको लॉटरी लगेगी, पैसा मिलेगा तो सबको जो है हर चीज़ मिल जाएगी। तो मोस्ट इन्फ्लेशनरी क्या होगा, तो पैसा जिससे सबसे ज़्यादा फ्लो हो रहा है इकोनॉमी में वो देखते हैं। ए ऑप्शन देखते हैं, रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। अब पब्लिक डेट अगर रिपे कर दोगे, अब सिंपली चलो पब्लिक डेट छोड़ो, मेरे पास अभी 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, और मेरे ऊपर कर्जा है से चलो 95 लैक्स का, ठीक है। अब मैं जो है ये कर्ज़ा वापस कर दूंगा, ठीक है, 1 करोड़ रुपए से मैं जो 95 यहाँ पे वापस कर दूंगा, बचे मेरे पास 5 लाख। अब सोचिए अगर मेरे पास पूरा 1 करोड़ है और पूरा 5 लाख है तो इनमें से मोस्ट इन्फ्लेशनरी कौन सा है, ऑब्वियसली 1 करोड़। तो अगर मैं रीपे कर दूंगा तो मेरे पास तो बहुत कम पैसा बचा। तो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट से मोस्ट इन्फ्लेशनरी चीज़ होगी क्या, नहीं होगी। सिंपल समझिए, पब्लिक डेट हटा दीजिए, मेरे खुद के एग्जाम्पल से समझिए, और ऐसे एग्जाम में समझना होता है। सेकंड देखते क्या कहता है, बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। अब ये लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे खड़े हुए हैं, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इनसे पैसा ले लूँगा जो मेरा बजट डेफिसिट है। बजट डेफिसिट यानी कि गवर्नमेंट ने सोचा कि 1 लाख रुपए हम खर्चा करेंगे, बट 1,20,000 रुपये हो गया, तो ये जो 20,000 है ये यहाँ पे डेट है, ठीक है, बजट डेफिसिट है, तो इसको जो है लोगों से लेके मैं कवर करूँगा। अब मैं लोगों से अगर पैसा ले रहा हूँ तो इनके पास तो पैसे की कमी हो गई ना। सिंपल समझिए, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ज़्यादा इसमें जो है दिमाग नहीं लगाना कि अच्छा ये पैसा, ये सिंपल सोचना है, रियल लाइफ से सोचना है। इनसे अगर मैं पैसा ले लूँगा तो इनके पास तो पैसा कम हो गया, तो ये मोस्ट इन्फ्लेशनरी तो नहीं हो सकता। फिर क्या कहता है, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। अब इसकी जगह पे बैंक्स है यहाँ पे, अगर मैं बैंक से पैसा उठा लूँगा यहाँ पे तो बैंक जो है, जो उनके कस्टमर है उनको लोन नहीं दे पाएगी, और कस्टमर के पास अगर लोन नहीं होगा तो इनके पास पैसा कम हो जाएगा, यानी कि ये मोस्ट इन्फ्लेशनरी नहीं होगा। समझ रहे हो आप, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर डी देखिए, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। यहाँ पे न्यू मनी बनाना मतलब पैसा छापना है, और पैसा छाप के लोगों में यहाँ पे जो है दे देना है टू फाइनेंस द बजट डेफिसिट। और जब पैसा पैसा होगा, ठीक है, तो फर्जी मूवी का डायलॉग भी है, ठीक है, तो जब पैसा होगा तो बड़ी बड़ी बातें होगी, और यहाँ पे जो है बड़े बड़े इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स आएंगे। तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ न्यू मनी ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी है। डायरेक्टली हमारे एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है, ठीक है, ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आया, जो एक माइक्रो फाइनेंस करके एक एनसीईआरटी शायद मैक्रो रेड कलर की इकोनॉमी की, ठीक है। तो आई होप ये ऑप्शंस, इसका एनालिसिस आपको समझ आ चुका होगा, और यही चीज़ मिसिंग होती है हमारे पेपर एनालिसिस में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी है। देखिए इन दोनों चीज़ें से जो है डिक्रीज़ हो जाएगा पैसे का फ्लो, और इन्फ्लेशन यहाँ पे कम होगा, बट इस चीज़ से जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, श्योर शॉट बढ़ेगा, ठीक है। और यही चीज़ हमें 2019 के पेपर में देखने को मिलेंगी, तब सीधा मैं आंसर डी बता दूंगा, इतना जो है बोल बच्चन वहाँ पे नहीं करूँगा। फिर देखिए मनी मल्टीप्लायर, ये भी देखिए एक रिपीट है, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये 2013 के सीएससी से रिपीटेड है, ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये एज इट इज़ 2019 के सीएससी से रिपीटेड है। मनी मल्टीप्लायर के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। अब मनी मल्टीप्लायर देखिए नाम से पता चल रहा है कि पैसा जो है यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर यानी कि पैसा जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, कोई टेक्निकल चीज़ एक्सेप्ट मतलब एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे। अब देखिए मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, देखिए मैंने मेरे 100 रुपये लिए और जाके जो है यहाँ पे एसबीआई में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अब एसबीआई के ऊपर अपने अलग आरबीआई के नॉर्म्स होते हैं कि इतना पैसा जो है वो सीआरआर में रखना है, इतना पैसा जो है एसएलआर में रखना है, वो सारी चीज़ें हमने इकोनॉमी में पढ़ रखी है। वो चीज़ अगर एक्सप्लेन करूँगा तो ये वीडियो और 2-3 घंटे का बन जाएगा। तो इस हिसाब से एसबीआई क्या करती है, अपना 20 रुपये साइड में लगा देती है, ठीक है, और 80 रुपये जो है वो यहाँ पे लोन में फैला देती है, ठीक है।
ये 80 देखिए दूसरे आदमी के पास जाएगा, ठीक है, वो इससे कुछ प्रोडक्टिव काम करेगा, इसका इंटरेस्ट उसे मिलेगा। तो ऐसे करते करते देखिए जितने लोग यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में एंट्री करेंगे कि लोन उठाएंगे, लोन को रीपे करेंगे, ठीक है, फिर जो है यहाँ से पैसा घूमेगा, उतना ज़्यादा देखिए जो ये 80 रुपये जो है यहाँ पे बढ़ के जो है 120 या 130 ऐसा कुछ बन जाएगा। इसके फॉर्मूला के पीछे हमें नहीं भागना है, कैसे 120-30 हो रहा है इतना भी नहीं देखना है, बस इतना समझना है कि जब बैंकिंग सेक्टर अच्छा बूम होता है कि लोग लोन ले रहे हैं, लोन यहाँ पे जो है रीपे किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है मनी मल्टीप्लाई होता है। जो यहाँ पे 80 रुपये था, जो यहाँ पे 100 रुपये था, यहाँ पे 120-130 हो जाता है। तो इसमें से बैंक अपना कट निकाल लेगा, जो भी उनका मेंटेनेंस चार्ज, वो सारे स्टाफ चार्ज निकाल के यहाँ पे जो इकोनॉमी में जो है यहाँ पे पैसे का जो है लेन देन यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों मनी मल्टीप्लायर। यहाँ पे सिंपल सा फंडा होता है, जो एक फॉर्मूला होता है कि मनी मल्टीप्लायर देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है CRR से। अब CRR क्या है दोस्तों, ये कैश रिजर्व रेशो होता है, जो कि RBI बाइंडिंग करता है बैंक्स के ऊपर कि इतना पैसा जो है आपको अपने बैंक में रखना है एज अ कैश। तो अब देखिए अगर 100 रुपये मैं दे रहा हूँ तो RBI बोलेगा कि 20 रुपये जो है आपको CRR में रखने हैं और 80 रुपये जो है आप यहाँ पे घुमा दो, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। जब RBI यहाँ पे बोलेगा कि अब तुम्हें 40 रुपये जो है CRR में डालने हैं, तो यहाँ पे बैंक के पास कितने रुपए बचे, 60 रुपये। तो देखिए जैसे CRR बढ़ रहा है, जो बैंक के पास पैसा है यहाँ पे ये कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्स यहाँ पे रिलेशन है, जो मनी मल्टीप्लायर है इन्वर्स है CRR का, ठीक है। तो यहाँ पे कम पैसा अवेलेबल हो रहा है बैंक के पास, जो कि वो इकोनॉमी में घुमाएगा। तो ये सिंपल फंडा आपको जो है यहाँ पे समझना है। और यहाँ पे जो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, कि मनी मल्टीप्लायर कब इंक्रीज़ होगा इकोनॉमी में, कब इंक्रीज़ होगा, देखिए यहाँ पे इंक्रीज इन CRR। देखिए हमने अभी देखा कि मनी मल्टीप्लायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CRR। तो मनी मल्टीप्लायर डिक्रीज हो जाएगा ना अगर CRR बढ़ेगा, तो ये भी हट गया। अब SLR कौन है, ये CRR का ये एक मुँह बोला भाई है। तो जब SLR भी बढ़ जाएगा तो ये भी एक इन्वर्सली है कि बैंक जो है यहाँ पे कम पैसा अवेलेबल होगा, तो ये भी हट गया। फिर क्या कह रहा है, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। ये तो बहुत ज़्यादा एब्सर्ड हो गया, पॉपुलेशन बढ़ने का और मनी मल्टीप्लायर का कोई रिलेशन यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। और देखिए मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, कि अगर बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी, मैंने आपको बताया बैंकिंग हैबिट अगर बढ़ेगी तो मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे बढ़ेगा। सीधा 2019 के पेपर से रिपीटेड है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम ये देखिए, ये ऑप्शन तो हम डायरेक्टली हटा देते अगर हमें वो पता है मनी मल्टीप्लायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू CRR और SLR। फिर देखिए ये पॉपुलेशन वाला तो एब्सर्ड है और बचा हमारा पास C ऑप्शन, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को डिकोड कर पाते हैं यहाँ पे। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 5 ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन देखे सबसे पहले अच्छा D दे रखा है, तो ये तो होने के चांसेस सबसे कम है, तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही हमने हटा दिया, ठीक है। फिर भी देखते हैं, ऐसे सीधे नहीं हटा देना। कहता है विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी, देखिए कैन बी यहाँ पे नेसेसरीली वर्ड यूज नहीं हुआ है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। क्या कहता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी इंक्रीज, कैन बी कॉज और इंक्रीज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो डिमांड पुल, अब डिमांड पुल क्या है, जैसे कि मैं हूँ, आप हो, ठीक है, हम इकोनॉमी मार्केट में जा रहे हैं और सब जाके जो है आईफोन की डिमांड कर रहे हैं। तो हमारी डिमांड ने क्या किया, आईफोन का जो है भाव यहाँ पे बढ़ा दिए, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ेगी। सिंपल रूल है भाई, ठीक है। अगर 5 आईफोन है और ख़रीदने वाले अगर 50 है, तो ये तो अपने मर्जी पे बेचेगा ना, कि जो ज़्यादा पैसे देगा उसको मैं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए डिमांड, देखिए 2022-21 के जो भी क्वेश्चन थे ना, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स के बेसिस पे थे कि आपको ट्रेंड पता है या नहीं इकोनॉमी के, उस हिसाब से ही क्वेश्चंस बनाए गए थे। अब देखिए डिमांड पुल मतलब क्या, देखिए डिमांड बढ़ना, डिमांड कब बढ़ेगी भाई, डिमांड तभी बढ़ेगी ना जब जेब में पैसा होगा। ऐसे थोड़ी जाके कोई होशियारी करेगा कि मुझे आईफोन लेना है, पैसा होगा तभी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंक्रीज होने की बात करी, तो हमारे ऑप्शंस में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे मनी बढ़ रहा हो लोगों के पास। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपको पूरा पता होना चाहिए, डिकोड करिए क्वेश्चन को। अब पैसा कैसे बढ़ेगा लोगों के पास, इन 5 ऑप्शन में देखिए, और जहाँ पे हमें लगे कि ये पैसा कम करने की बात कर रहा है उसे हटाइए, और जहाँ वो बोले कि पैसा बढ़ रहा है उसे पकड़िए। और हमारा सेम वही स्टैंडर्ड प्रोसेस 5th से पढ़ते हैं। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अभी आपको मैंने बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के एक स्कीम समझाई थी, कहाँ गई वो, कहाँ गया, देखिए यहाँ पे मैंने समझाया था रिसेशन वाले में, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट और पब्लिक एक्सपेंडिचर वाला, याद करिए, उसे ही यहाँ पे अप्लाई करिए। कुछ ज़्यादा मत सोचिए, सीधा सीधा उसे अप्लाई करिए। कहाँ गया भाई क्वेश्चन, हाँ। अब अगर डिमांड पुल, अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है तो हमने देखा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें घटाना पड़ेगा,
टैक्स को हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। चलो लगाओ भाई, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे राइजिंग इंटरेस्ट रेट। क्यों भाई, हमने तो ये पढ़ा था अभी। ओए होए होए होए, 5 हटा दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 हटाया ना, बम बोले, 5 गया, 5 गया, 5 गया, आंसर आ गया 1 2। समझ रहे हो आप? जो मैंने आपको बताया ना कि लास्ट ऑप्शन से पढ़ना है, वो क्यों मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये ऐसा ही नहीं है, ये पूरे 11,000 क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद मैं ये आपको विजडम प्रोवाइड कर रहा हूँ। हटा दिया। अब पता करने की ज़रूरत भी नहीं है कि हाई परचेसिंग पावर क्या है, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस क्या है, फिस्कल स्टिमुलस क्या है, एक्सपांशनरी पॉलिसीज़ क्या है। फिर भी मन की शांति के लिए, आपके लिए, हम इसे भी एक्सप्लेन करते हैं। हमने क्या देखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना है, टैक्स रेट्स को घटाना है, और एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए फिस्कल स्टिमुलस यानी क्या हो रहा है। फिस्कल स्टिमुलस सिंपल बता ही रहा हो कि यहाँ पे जो है एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी गवर्नमेंट। अब एक्सपेंडिचर अगर बढ़ा रही तो ये वाला ऑप्शन आ गया हमारा, तो यहाँ पे 2 हमारा सही हो गया। टैक्स रेट कम हो रहा है, मतलब एक पॉलिसी होती है एक्सपांशनरी पॉलिसी। एक्सपांशनरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, तो वो नॉलेज यहाँ पे आ गया। देखिए एक्सपांशनरी पॉलिसी, तो 1 एंड 2 तो हमारे यहाँ पे सेट हो गए। अब ऑप्शन में भी था 1 एंड 2 एंड 4 भी हमने देख लिया। फिर देखिए हायर परचेसिंग पावर, और यहाँ पे सॉरी ये तो हमारा हट गया था। हायर परचेसिंग पावर, नाम से पता चल रहा है हायर परचेसिंग पावर मतलब आईफोन अगर लेने जाना है तो जेब में पैसा तो होना चाहिए ना, तो 4 भी आ गया हमारा यहाँ पे। देखिए 1 2 का 4। फिफ्थ हमने पहले ही हटा दिया था। अब बचा देखिए इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेज क्या है। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेज क्या है, और इसी को कनेक्ट करिए 2022 के इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के साथ, क्योंकि यही कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई होने वाला है, ठीक है। अब वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कैसे होगा, अब देखिए इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस क्या होता है। सिंपल से सिंपल भाषा में समझेंगे कि मैं मजदूरी करता हूँ, ठीक है, मजदूरी करता हूँ, मजदूरी मराठी वर्ड है, ठीक है। मैं मजदूरी कर रहा हूँ आज 2023 में, और मुझे 100 रुपये मिलता है साल का, हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। और अगले साल भी अगर मुझे 100, अगले साल देखिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 10% से, मतलब आज जो चीज़ें मैं 100 रुपये में ख़रीद पा रहा हूँ 2023 में, 2024 में वही चीज़ें खरीदने के लिए मुझे 110 रुपया लगेगा। और अगर मेरे मालिक ने मेरा इनकम अगर नहीं बढ़ाया, उसने अगर मुझे 100 रुपये ही पगार दी, तो यहाँ पे मैं 110 रुपये की चीज़ें तो नहीं खरीद पाऊँगा। मेरा तो इनकम 100 रुपये ही है, तो यहाँ पे जो 10 रुपये की कमी हो रही है, इससे क्या होगा, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे घट जाएगा। तो यहाँ पे जो लेबर्स है उनके फ़ायदे के लिए यहाँ पे एक चीज़ होती है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। तो इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस में क्या होता है, जितना इन्फ्लेशन है ना, इतना यहाँ पे जो है आपको वेज बढ़ा के दे दिया जाता है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेज में क्या होगा, कल मुझे पिछले साल 100 रुपये मिल रहे थे 2023 में, तो इस साल मुझे कितना मिल रहा है, 110 रुपये, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन 10% ऐड हुआ। फंडा समझ गए? तो पिछले साल के हिसाब से मुझे यहाँ पे 110 रुपये मिल रहा है, जो कि 10% जो हमारा इन्फ्लेशन था उससे एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पे तो मुझे कोई एडिशनल पैसा तो मिला ही नहीं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का हमने नियम समझा था ना कि मनी सप्लाई बढ़ना चाहिए, बट मुझे तो यहाँ पे 100 के 110 मिले, पैसा बढ़ा 10 रुपये, पर इन्फ्लेशन ने वो 10 रुपये तो खा लिए ना। मेरे पास तो कोई एडिशनल पैसा है नहीं, मैं गरीब ही हूँ, ठीक है। तो मैं गरीब हूँ, वो वाला रील तो आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग करने के बाद भी गरीब गरीब ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद एडिशनल पैसा तो आया नहीं। तो देखिए ये इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजिंग आपको समझना था, जो कि हम एनालिसिस के टाइम पे इसे छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से देखा हमने, तो यहाँ पे कोई चीज़ बढ़ी नहीं, तो बचा क्या, देखिए ये चला गया, ये चला गया, बचा 1 2 का 4। इस तरीके से हम आंसर तक पहुँच गए। आई होप यहाँ पे सारे डाउट, सारी कंसेप्ट, सारी चीज़ें आपके जो यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। अगला देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा इकोनॉमी का है। देख लेते हैं अभी सारे इकोनॉमी का क्वेश्चन इसी वीडियो में, क्योंकि इनमें ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में कहीं भी 1 2 3 नहीं है, मतलब एट मैक्स 2 सही है और एटलीस्ट 1 गलत है। ये मतलब 1 सही है यहाँ पे, मतलब 2 गलत हो सकते हैं या तो 1 गलत हो सकता है। वही हमारा मैजिक लॉजिक जो भी कहते हैं, थर्ड से पढ़ते, कहता सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL इज़ जॉइंटली प्रमोटेड बाय RBI एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। याद करिए दोस्तों 2022 का वो क्वेश्चन जहाँ पे उन्होंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के बारे में पूछा था, और वहाँ पे क्या बोला कि RBI इसे संभालता है। जबकि हमने 2022 का पेपर जब देखा था तब मैंने बोला था कि ये
सेबी इसे संभालता है, क्योंकि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है हमारे कंपनीज़ के जो भी उनके फंडामेंटल्स हैं उन सब चीज़ों को देखता है। और यहाँ पे ये भाई साहब कह रहे हैं, ठीक है, अब सेबी फंडामेंटल्स देखता है किसके, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक एक्सचेंज में। अब यहाँ पे भाई साहब कह रहे हैं कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब देखिए 2021 का अगर ये क्वेश्चन पेपर आपने अच्छे से देख रखा होता तो आप 2022 का वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाते, बट हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली वही फंडा है। 2022 का वो क्रेडिट रेटिंग वाला क्वेश्चन अगर आपने देख रखा है तो यहाँ पे आप समझ जाओगे कि यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, सॉरी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे आरबीआई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी ध्यान से आरबीआई को हटाइए, यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जॉइंटली विथ, ठीक है, यहाँ पे कुछ बैंक्स है जैसे कि एसबीआई हो गया, ठीक है, एसबीआई के साथ साथ देखिए यहाँ पे दूसरी बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इन सब के साथ देखिए सीडीएसएल जो है काम करता है फॉर ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, ठीक है, इफ़िशिएंट ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़, जो शेयर्स के जो सिक्योरिटीज़ होती है उससे रिलेटेड ये जो है काम देखता है सीडीएसएल। ओके, तो यहाँ पे ये तो हमारा हट गया। अब देखिए थर्ड हटा के देखते हैं, ऑप्शन 2 हमारे उड़ गए, यहाँ पे बचा 1 एंड 2। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, कहता है निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज़ अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई। और उसके बाद देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डेट मार्केट इन द प्राइमरी मार्केट। अब देखिए यहाँ पे सिंपली अगर आप ये थर्ड स्टेटमेंट अगर हम हटा दें कि आरबीआई, और यहाँ पे देखिए स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रहा है तो यहाँ पे सेबी या ऐसा कुछ आ सकता है, इस तरीके से लॉजिक हम लगा सकते हैं। मैं नहीं मानता कि आपको एसबीआई एचडीएफसी ये सब पता होगा, बट सेबी समझ के आप इसे हटा सकते हो। फिर बचा देखिए 1 एंड 2, मतलब 1 तो हमारा हर हालत में यहाँ पे सही है। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है कैन इन्वेस्ट, देखिए वर्ड भी क्या है, कैन इन्वेस्ट इन प्राइमरी मार्केट, ये सही है। अब यहाँ पे है टफ कि ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है इसे आप जो है यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है तो क्या इसे आप यहाँ पे भी सेबी मानोगे या फिर यहाँ पे आरबीआई सही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाता है ये क्वेश्चन थोड़ा टफ, और यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा 1 एंड 2 इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है दोस्तों। अब देखिए जो निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग है, ये गवर्नमेंट का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ऑफ आरबीआई, जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ट्रेड किया जाता है। ये देखिए दोस्तों एक सेकेंडरी मार्केट है, ये देखिए सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे जो है बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड प्राइमरी डीलर्स जो है यहाँ पे डील करते हैं इन सब चीज़ों में। तो ये याद रखेंगे, ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। थर्ड यहाँ पे गलत है, इसका करेक्ट वर्जन भी हमने जो यहाँ पे देख लिया है। तो CDSL, उसके बाद ये निगोशिएटेड डीलिंग ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 1 एंड 2। टफ क्वेश्चन था, ठीक है, एक हम हटा सकते थे, यहाँ पे 50-50 तक पहुँच सकते थे, बट ये स्टेटमेंट जो है आपको डाउटफुल लग सकता था, बट अभी हमने इसे देख लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। वाटर क्रेडिट के बारे में है। वाटर क्रेडिट किसी ने नहीं पढ़ा होगा जब तक ये पेपर में आया होगा, ठीक है। अब समझते हैं, 3 स्टेटमेंट है, ऑप्शन देखिए, चलो हमारे फेवर में है ऑप्शंस। थर्ड से पढ़ते हैं। इट एम्स टू इनेबल पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडी। एम याद करिए, मास्टर वीडियो सेशन, एम वाली बात, ऑब्जेक्टिव वाली बात, मिशन वाली बात, तो पॉजिटिव बात कर रहा है, प्रो पीपल बात कर रहा है। सेकेंड देखिए, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ WHO एंड वर्ल्ड बैंक, WHO एंड वर्ल्ड बैंक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट नंबर, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। देखिए अभी यहाँ पे समझिए, वाटर क्रेडिट मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, बट यहाँ पे हम आंसर तक कैसे पहुँच सकते हैं, ठीक है। एम देखिए, हमारे मास्टर वीडियो सेशंस में हमने देखा था, प्रो पुअर पॉजिटिव एम है, वाटर की बात कर रहा है। अब देखिए अगर थर्ड सही है तो इसके साथ कॉन्करेंस में कौन सा स्टेटमेंट जा रहा है वो देखिए। अब देखिए थर्ड के साथ यहाँ पे कॉन्करेंस में जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, इट पुट माइक्रो फाइनेंस टूल टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। देखिए वाटर सैनिटेशन, वाटर क्रेडिट, तो ये माइक्रो फाइनेंस, देखिए क्रेडिट माइक्रो फाइनेंस। तो यहाँ पे 1 एंड 3 तो मुझे लग रहा है सही है, बट यहाँ पे देखिए WHO एंड वर्ल्ड बैंक, ये देखिए दोस्तों ट्रैप है। और यहाँ पे याद करिए जो हमने देखा था इंस्टीट्यूशन वाला ट्रैप, कि 2 इंस्टीट्यूशन दे देंगे, इट इज़ लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ, इट इज़ लॉन्च बाय। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना, उन्हें हमें थोड़ा डाउट के नज़र से देखना था, और वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हुई है दोस्तों, ठीक है। तो ये वाटर क्रेडिट जो है दोस्तों, ये एक NGO है,
water.org, ठीक है, water.org एक ग्लोबल NGO है, तो ये इससे रिलेटेड काम करती है, ना कि वर्ल्ड बैंक एंड WHO। तो जैसे सेकंड हटाया हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 14 का आंसर क्या आ गया दोस्तों, सी, ठीक है, 14 का आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पे, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हम जो है क्वेश्चन तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बाकी इसका जो करेक्ट वर्जन है ये हमने देख लिया, और ये चीज़ भी समझ ली, अंडर द एजिस ऑफ, देखिए पता ही नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में, हमें पता ही नहीं है, तो इस तरीके से ही अप्रोच करना पड़ेगा और ऐसे ही हमारा स्कोर बढ़ेगा। रियल एग्ज़ाम में भी मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था और मेरा ये सही हुआ था, ठीक है। ये बेस ऑन सारे पेपर्स जब हम एनालाइज करते हैं तो इस तरीके से जो हमें हिंट्स यहाँ पे मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इन इंडिया सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, देखिए सेंट्रल बैंक, बैंक वर्ड याद रखिए, यूजुअली रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है मतलब क्या, ठीक है, और किसका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, कह रहा है सेंट्रल बैंक, जो कि RBI है, 1935 में जो इस्टेब्लिश हुई थी हमारी, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, lending to trade and industry when they fail to borrow from other sources। फिर देखिए प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग टेम्पररी क्राइसिस एंड लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस द बजटरी डेफिसिट। अभी ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। अब ऑप्शन देखिए मैंने बताया था ऑप्शंस के पैटर्न्स को समझिए, 1 2 3 नहीं दिया है, ठीक है। अब इनमें से अगर हम देखेंगे, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हम RBI को कहते हैं, जो कि हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं। RBI को हम कहते हैं बैंकर्स बैंक। देखिए अब ये मैं बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट बहुत इजी है, अगर हमने एक बार भी इकोनॉमी ढंग से पढ़ी है ना तो ये चीज़ हमें पढ़ाई जाती है, कहीं पे भी किसी भी मटेरियल में ये तो मेंशन होता है। अब RBI जब बैंकर्स बैंक है तो इन तीनों में कौन सा हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है, देखिए इसे कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। तो देखिए प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग टेम्पररी क्राइसिस, बैंक्स को मदद करने की बात कर रहा है। तो दो देखिए कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो 3 ऑप्शन हमारे, एक ऑप्शन हट गया। फिर देखिए क्या बचा हमारे पास, 1 2 2 एंड 2 3, ठीक है। अब देखिए 1 एंड 3 इनमें से हमें डिसाइड करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो RBI है इसे बैंकर्स बैंक या फिर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ये ना ही ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए कहते हैं, ना ही गवर्नमेंट को बजट जो है इसका डेफिसिट के लिए फाइनेंस करने के लिए कहते हैं, ठीक है। ये जो है मेनली बैंक्स को ही सेव करता है, तो यहाँ पे हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है 2 ओनली, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड इंडस्ट्री फेल होता है वो बोरो करने के लिए, तो हमने कभी नहीं पढ़ा कि RBI ने जो है इस इंडस्ट्री को पैसा दिया, इतना करंट अफेयर पढ़ा होगा, ठीक है। हमने ये पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट को पैसा देता है, बट इसलिए वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नहीं कहलाता, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाला हमने हटा दिया, तो ये हमारा एक हट गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, सेकंड हमारा सही है तो ये दोनों में से बच जाता, ठीक है। फिर 2 एंड 3 एंड 2 में जो है हम 50-50 तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, वो है 2 ओनली। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, RBI को हम पढ़ते हैं, इकोनॉमी को हम पढ़ते हैं, बट UPSC कैसे क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका हिंट जो है PYQ से हमें मिलता है। एक बार RBI उसके फंक्शन के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, जब हम वो पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। RBI के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है हमारा, 2 ओनली। तो अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप ये 15 क्वेश्चन जो है इन्होंने आपका माइंडसेट प्लस किस तरीके से एग्जामिनर का माइंडसेट है वो अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प करी होगी। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।